तो आज हम लोग देख रहे हैं क्या कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ाई किया था और फोटो इलेक्ट्रिक में आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इन सबों के बारे में पढ़ाई किया था। तो आज हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हुए एग्जाम्पल जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड हैं, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। एनसीईआरटी का एनसीईआरटी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। 11.1 पहले देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है तुमको एक जो तुमको फोटोन है उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तुमको 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, 6 × 10⁻14 हर्ट्ज दिया हुआ है। तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? तो ये एनर्जी तुमको दिया हुआ है, एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी। और अगर एक जैसे तुमको है इसका जो 2 × 10⁻³ वाट है, तुमको अगर एनर्जी निकल रहा है तो वाट, तो इसे कितने फोटोन एक सेकेंड में इमिट हो रहे हैं। तो पहले अगर एक फोटोन की एनर्जी निकल जाएगी तो एक सेकेंड में जितना फोटोन निकल रहा होगा तो इतना कितना फोटोन मिलकर इतना एनर्जी आएगा, उसे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ फोटोन निकल जाएगा। तो E इक्वल्स टू क्या हो गया? E इज इक्वल टू H × न्यू या SC/λ होता है। यहाँ वेवलेंथ दिया हुआ है तो SC/λ का यूज करेंगे। H का वैल्यू होगा 6.626 × 10⁻34 ये जूल सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी हो गया तुमको 6.0 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये तुम्हारा होगा इतना जूल में एनर्जी आ जाएगा। तो 6.626 × 6 हो गया तो 39.6, तो 3.96 अगर कर दें इंटू 10⁻34 और प्लस 14 -20 होगा तो -19 जूल। 3.19 इतना जूल का क्या हो गया? एनर्जी हो गया एक फोटोन का। अब है कि अगर इतना कितना फोटोन मिलकर 2 वाट पर सेकेंड, मतलब इतना हो गया तुमको जूल पर सेकेंड। वाट या वाट का दूसरा मतलब होता है जूल पर सेकेंड। तो एक जूल, इतना एक फोटोन का एनर्जी है तुमको 3.96 × 10⁻−19 जूल। तो कितने फोटोन का एनर्जी होगा तुमको? 2 × 10⁻³ तो इसमें नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड जो होगा, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड, जो कि सीट से निकलेगा पर सेकेंड, इज इक्वल टू क्या होगा? 2 × 10⁻³ जूल पर सेकेंड है इसका। और बाय में क्या होगा तुम्हारा? 3.96 × 10⁻19। तो ये -19 -3 +16 हो गया। और ये है तुमको 2/4 तो करीब करीब 0.5 हो गया। तो 5 × 10⁻14 के 5 × 10 ये आ गया तुमको मतलब कि 50, ये तुमको 15 के आसपास इतना नंबर ऑफ फोटोन आएगा। यही आंसर, यही दिया होगा तुम दोनों। पहला इसका कितना था एनर्जी का आंसर? इतना 3.96 × 10⁻−19 जूल। हाँ, इसका फिर नंबर ऑफ फोटोन, दिस वन नंबर ऑफ फोटोन कितना दिया हुआ है इसका? लास्ट का आंसर 15। तो ये तुम्हारा आंसर ठीक है। अब दूसरा है एनसीईआरटी का एग्जांपल 11.2 देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है तुमको कि एक मेटल है जो कि सीजियम का मेटल प्लेट है। सीजियम का मेटल प्लेट है जिसका कि वर्क फंक्शन, जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? एक पार्ट दिया हुआ है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो तुमको होता है फाई इज इक्वल टू H न्यू नॉट। तो इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा इससे। तो फाई इज इक्वल टू H न्यू नॉट। तो न्यू नॉट क्या होगा तुमको? न्यू नॉट बराबर φ/h हो गया। तो ये है तुमको 2.14 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1.6 × 10⁻−19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इतना हो गया जूल में आ गया ये। बाय तुम्हारा दिया होगा H से वैल्यू होगा, H का मतलब 6.626 × 10⁻34। तो 34 में तुम्हारा चला गया -19 है तुम्हारा, तो 15 हो गया ये। तो 15 हो गया। और डिजिट का जहां तक बात रहा तो ये तुम्हारा दिया हुआ है तुमको, इसका डिजिट हो गया तुमको 2.14 × 1.6 बाय इसका कितना दिया हुआ? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना हर्ट्ज हो गया? इसका दिया हुआ है न्यू जीरो का वैल्यू हो गया तुमको 10⁻15 में होगा करीब करीब 5.16 × 10⁻14 हर्ट्ज।
तो ये तुमको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गया इसका। अब है तुमको इसका दूसरा है तुमको कि अगर एक फोटोन इस पर आता है सीजियम मेटल पर, एक फोटोन आता है तो उसको जो है तुमको अगर एक सीजियम मेटल, जैसे कि अगर इसको फिगर बनाए तुमको रिलेट करने के लिए, तो मान लेते हैं कि एक सीजियम मेटल का तुमको दिया हुआ ये मेटल का प्लेट है, यहाँ पर एक रेडिएशन आ रहा है, ये कितना वेवलेंथ है इसका, जबकि इसको रोकने के लिए तुमको जो है यहाँ पर इसको मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल यूज करना है, यहाँ पॉजिटिव दे दीजिए जिससे कि ये एनोड तक ना पहुंच पाए। तो यहाँ पर जो वोल्ट लगा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका वोल्ट 0.7 वोल्ट का लगा है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा हो गया, जो आइंस्टीन का हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन देखे हैं, तो के ई मैक्स जिसको कहते हैं, के ई मैक्स इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा माइनस फाइव, एच सी बाय लेमडा माइनस फाइव। और ये हो गया ई मैक्स, ई गुना क्या हो जाएगा तुमको, के ई मैक्स कितना होगा 0.7 गुना ई, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से गुना करने ये जूल में आ जाएगा, और दैट्स इक्वल टू 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इसका एनर्जी आ गया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया तुम्हारा, तो 0.7 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया इसका, 0.7 वोल्ट रोकना पड़ा, 0.7 ईवी इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा माइनस 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो एच सी बाय लेमडा इक्वल्स टू 2.14 प्लस 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2.84। तो लेमडा बराबर एच सी बाय 2.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लेमडा जो तुम्हारा आ गया, इसका जो वेवलेंथ जो आ रहा होगा, इसका एच सी का वैल्यू एक याद कर लोगे 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में, बाय हो गया तुमको 2.84। तो ये तुम्हारा कितना दिया हुआ वेवलेंथ का वैल्यू कितना हो गया, ये तुमको करीब करीब 500 कुछ 454 नैनोमीटर, तो 454 नैनोमीटर ये तुमको करीब करीब आ जाएगा, 1242 बाय 2.84, तो 2.84 454 नैनोमीटर। तो ये तुम्हारा देखो कैलकुलेशन किस ढंग से किया गया है, ये के ई मैक्स जो तुम्हारा हो गया दैट इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा माइनस फाइव का वैल्यू वर्क फंक्शन 2.14 दिया हुआ है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.7 वोल्ट है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो उतना से एस्लेट किया गया, डिसलेट किया गया है, तो 0.7 क्या हो गया उसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसकी एनर्जी हो गई के ई मैक्स के बराबर हो गया। और इस प्रकार से क्या हो गया एच सी बाय एच सी का जो वैल्यू है, फिर से इसको रिमाइंड करा देते हैं, एच सी का वैल्यू कितना याद करना है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। जैसे H गुना C करेंगे तो जैसे H का वैल्यू और C का वैल्यू अलग मल्टीप्लाई करोगे जूल में, तो उससे तुमको ज्यादा समय लगेगा, और इसमें कैलकुलेशन में डायरेक्ट याद कर लोगे, एक HC का वैल्यू 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, इससे बहुत जगह पे तुमको कैलकुलेशन करने में सुविधा होगी। अब है तुमको 11.3 इसका यूज करते हैं, जिसमें कि तीन लाइट के दिए, तीन जो है तुम्हारा ब्लू वायलेट कलर, और तुमको जो येलो कलर तुम्हारा जो ग्रीनिश येलो कलर का जो वेवलेंथ है, और रेड कलर, तीनों का वेवलेंथ दिया हुआ है तुमको। तो तीनों का जो है तुमको एनर्जी पहले निकालने के लिए कहा गया है, इसमें भी 1242 का हम लोग यूज कर सकते हैं। तीनों के जो वेवलेंथ दिए गए हैं, वायलेट कलर का दिया हुआ 390 नैनोमीटर, ग्रीनिश जो येलो कलर है उसका दिया हुआ 550 नैनोमीटर, रेड का दिया हुआ 760 नैनोमीटर। तो ये तीनों के जो है इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होंगे, तो एनर्जी हम लोग E इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, एच सी बाय लेमडा के द्वारा हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं। और इसके में ये भी सेकेंड पार्ट में हम लोग को बताना है कि कौन से जो एक टेबल दिया हुआ है तुम्हारे पास वर्क फंक्शन ऑफ मेटल का, तो जिसका जो वर्क फंक्शन है तुम्हारे एनर्जी से कम होगा, जो वेवलेंथ एनर्जी रेडिएशन है, तभी उसमें फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इमिट होगा। तो हम लोग उस लिस्ट से आराम से देख सकते हैं कि कौन सा मटेरियल उसके लिए सुटेबल होगा। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल 11.3, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 11.3 में देखें, इसमें जो तुमको दिया हुआ है वायलेट कलर का, लेमडा वायलेट का दिया हुआ है 390 नैनोमीटर। तो चलिए इसका एनर्जी निकाल लेते हैं, एनर्जी निकल गया वायलेट कलर का, दैट इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, तो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बाय 390 नैनोमीटर। तो ये तुम्हारा जो कि है गया करीब करीब कितना हो गया तुमको 3.14, कितना आएगा 3.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ गया तुम्हारा। अब जैसे कि ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन हुआ, ये
अब ए पार्ट में तुमको बी पार्ट में कहता, ये ए पार्ट इसका था, बी पार्ट में कहता कौन कौन मटेरियल सुटेबल होगा। तो 3 पॉइंट आप अगर अपना टेबल जो है तुमको वर्क फंक्शन का उसमें देखेंगे तो इससे तुमको जो कम जो है, जैसे कि सीजियम इससे कम है, सीजियम का 2.14, पोटेशियम भी कम है, ये दोनों सुटेबल तो हो ही जाएंगे, सोडियम भी कुछ हद तक क्या होगा, सुटेबल होगा। ये सब मटेरियल बी पार्ट के अंदर ये सब सुटेबल मटेरियल होगा। अब आते हैं हम लोग जैसे कि लेमडा दिया हुआ तुमको ग्रीन वायलेट का, ग्रीन या वायलेट जो भी कहें, ग्रीन येलो का 550 नैनोमीटर अगर है तो इसकी एनर्जी अगर हम लोग करेंगे, एनर्जी बराबर 1242 बाय 550 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो गया तुम्हारा करीब करीब 2 पॉइंट कितना हो गया 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भी अभी सीजियम इसमें भी सुटेबल है, सीजियम 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें सुटेबल हो जाएगा, लेकिन पोटेशियम नहीं हो पाएगा। अब है रेड के लिए, तो लेमडा रेड का देखते हैं, तो रेड का लेमडा दिया हुआ है तुमको 1242 बाय 760 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो ये तुम्हारा 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, कितना आ गया रेड का 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें कोई भी सुटेबल, नो मेटल इज सुटेबल, नो मेटल इज सुटेबल। इसमें कोई भी लिस्ट में देखोगे कोई मेटल, मतलब रेड कलर किसी भी मेटल से क्या नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को इमिट नहीं करा सकता, इसका यही मतलब हुआ। तो ये तुम्हारा था, ये तुम्हारा 3 जो क्वेश्चन दिए थे जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तक जो थ्योरी था उस पर आधारित थे। और हम लोगों ने अभी जो इसका जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में जो अध्ययन किया अभी तक, वो कुछ इस तरह से था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मतलब कि हम लोग जो रेडिएशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि रेडिएशन जब जो है वो किसके तरह बिहेव करते हैं, वेव एज वेल एज पार्टिकल दोनों, तो जिसको ड्यूअल बिहेवियर कहते हैं। तो डी ब्रोगली ने आगे चल के ये बताया कि जब मैटर जो पूरा बना हुआ है, तुम्हारा जितना पूरा बना हुआ है, तो ये सारे जाहिर है कि एक ही रूल को फॉलो करते होंगे। जो मैटर है, जो कि अगर लाइट के पार्टिकल, अगर तुमको लाइट के पार्टिकल जो फोटोन का जो व्यवहार है, जो और मैटर जो नेचर में जो बने हुए मैटर हैं, सब जाहिर है कि एक ही रूल को फॉलो करेंगे। इट मीन्स उसका कहने का यह अर्थ था कि सिर्फ लाइट के पार्टिकल फोटोन ही नहीं, बल्कि लाइट के अलावा भी जितने मैटर हैं वह भी ड्यूअल बिहेवियर को दोनों व्यवहार को रखते हैं, वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो उसके आधार पर हम लोग ये ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर कह सकते हैं, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। तो मैटर जो तुमको है, या तुमको वेव बिहेवियर ऑफ मैटर कह सकते हैं। तो इसमें जहां तक ये रहा तुमको कि फोटोन के बारे में क्या कहा गया, लाइट हैज वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर, दैट इज ड्यूअल बिहेवियर। Dual behavior. De Broglie suggests that all matter has dual behavior. All matter has dual behavior. दोनों की तरह बिहेवियर होता है, सभी मैटर को होता है। ये पार्टिकल सिर्फ मतलब कि लाइट का ही नहीं, बल्कि सभी मैटर को ड्यूअल बिहेवियर होगा। और इसके एनर्जी के लिए, जैसे कि तुमको फॉर फोटोन कह सकते हैं, लाइट का जो पार्टिकल है, E इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा एच न्यू बराबर एच सी बाय लेमडा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ये आइंस्टीन के मतलब कि ये तुमको प्लैंक क्वांटम थ्योरी से आया। ये कहां से आया, प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहते हैं इसको, प्लैंक क्वांटम थ्योरी से लिया गया ये। और E जो एनर्जी होता है तुमको, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टीन रिलेटिविस्टी थ्योरी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये तुम्हारा आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से लिया गया है ये। तो इन दोनों को अगर E को इक्वल करें तो एच सी बाय लेमडा इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो लेमडा इक्वल्स टू एच बाय एम सी, मास इंटू वेलोसिटी दैट इज मोमेंटम। तो लेमडा इज इक्वल टू एच बाय पी, ये हो गया पी इज इक्वल टू मोमेंटम हो गया। तो इसी प्रकार से किसी भी पार्टिकल कोई भी मैटर का, ये तुमको ये तो रेडिएशन के लिए आया,
De Broglie has suggested that the wavelength of matter lambda इक्वल्स टू h बाई पी। ये दोनों में अंतर ये है कि ये जो तुमको लाया गया रेडिएशन के लिए हम लोगों ने डिराइव किया है, ये किसी भी मैटर के लिए de Broglie ने सजेस्ट किया कि यही होगा। मतलब P जो तुम्हारा है किसी भी, ये जो कि हमने रेडिएशन के लिए प्रूव किया, जो कि de Broglie का जो ये समीकरण है, ये हाइपोथेसिस, उन्होंने इसको कहा कि हर मैटर के लिए यही होगा वेवलेंथ। तो ये तुम्हारा जैसे कि इफ पार्टिकल हैज मास m, कोई भी पार्टिकल के लिए लागू होगा, इफ पार्टिकल हैज मास m एंड वेलोसिटी v, तो P बराबर क्या हो गया m v, तो लेमडा क्या हो गया उसका वेवलेंथ, लेमडा बराबर h बटे m v। ये तुम्हारा de Broglie का हाइपोथेसिस के आधार पर ये तुम्हारा दिया गया, और इसके आधार पर उन्होंने कि लेमडा को बताया, और इसी के आधार पर उन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आधार पर, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक हाइगेंस का था, उसकी भी चर्चा कुछ कर दे रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ तुमको जो था पोजीशन, एरर इन पोजीशन एंड एरर इन मोमेंटम इज नॉट लेस देन h बाय 4 पाई। तो ये तुमको दो हाइपोथेसिस थे। ये तुम्हारा ड्यूअल बिहेवियर ऑफ क्या हो गया तुम्हारा, ये मैटर हो गए, लेमडा इज इक्वल टू h बाय एम भी। तो इसी के आधार पर अब कुछ न्यूमेरिकल इसका देख लेते हैं, उसके आधार पर हम लोग क्या कर पाएंगे, इसको हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे, जैसे कि इसका जो, और इसको समझने में तुमको कुछ क्वेश्चन से मदद मिलेगी, और भी जो डेरिवेशन है इसके आ जाएंगे। तो तुमको दिया हुआ है, पहला है 11.4 में क्या दिया हुआ है, अच्छा हाँ देख लेते हैं एक मिनट, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 11.4, इलेक्ट्रॉन का कितना वेलोसिटी है, 5.4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो इसका वेवलेंथ कितना होगा। तो अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा, लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर h बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो h का वैल्यू कितना होगा 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड बाय h बाय m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻31 kg, और वेलोसिटी हो गया तुमको 5.64 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो इसका वेवलेंथ कितना आ गया बोल दो, इसको लिख लेते हैं। लेमडा जो इलेक्ट्रॉन का आया, कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.135 नैनोमीटर के रेंज में नैनोमीटर आ गया। तो ये तुमको काफी सिग्निफिकेंट है। लेकिन अब देखो दूसरा इसी में देखते हैं हम लोग, एक बॉल है जिसका मास है 150 ग्राम, 150 ग्राम, और उसका स्पीड कितना है 0.15 kg हो गया, 30 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बॉल हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, ये भी काफी हाई स्पीड ही हुआ 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसका कितना होगा लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू h बाय एम भी, ये बहुत छोटा आएगा। तो देखो ये 6.626 इंटू 10⁻34, मास होगा 0.15 इंटू 30 इंटू 30 होगा, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 4.5। तो 4.5 और 6.6 को डिवाइड करेंगे तो 1 तुम्हारा हो गया करीब करीब 1.5 के आसपास, 1.4 इंटू 10⁻34 मीटर। तो ये जो तुम्हारा इट इज वेरी लेस देन, ये तुमको इट इज नॉन सिग्निफिकेंट, इसका कोई, इसलिए इट इज वेरी लेस, लेमडा इज वेरी स्मॉल, lambda is very small and no physical significance and have no physical significance, no physical significance, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इतना छोटा लेमडा का कोई अर्थ नहीं है। अर्थात इसके वेव बिहेवियर को हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े आकार के पार्टिकल के लिए de Broglie के प्रिंसिपल का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि इसका वेवलेंथ इतना छोटा है जिसका कोई प्रैक्टिकल मीनिंग नहीं होगा। इसलिए जो de Broglie का वेवलेंथ का, जो de Broglie का जो हाइपोथेसिस है, वो छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन सबों के लिए तो वैलिड है, लेकिन बड़े पार्टिकल के लिए इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसलिए जो हम लोग का जो कॉमन लाइफ है उसमें वेव बिहेवियर का हम लोग इनकाउंटर बड़े पार्टिकल का नहीं कर पाते हैं। उसके बाद है 11.5 है, 11.5 में तुमको दिया हुआ है
कौन सा क्वेश्चन है? 11.5 में दिया हुआ है, एक 3 पार्टिकल है शायद, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सबकी अगर काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो उसके वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा? वेवलेंथ किसका ज्यादा बड़ा होगा और किसका कम होगा? सबकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। एनसीईआरटी का 11.5, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 11.5, इसमें दिया हुआ है 3 पार्टिकल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv², और सबों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो k इज इक्वल टू हाफ mv² लिख सकते हैं। तो v बराबर √2k/m आ गया, 2k/m, और लेमडा बराबर क्या होता है? h/mv। तो लेमडा बराबर h/m √2k/m इज इक्वल टू h/, इसको m बाहर है तो इसको अंदर कर लीजिए, m² इंटू 2k/m। तो लेमडा बराबर क्या आ गया फॉर्मूला हमारा? h/√2mk। तो इससे पता चला कि h k कांस्टेंट, अगर k कांस्टेंट है सबके लिए तो k सबके लिए कांस्टेंट है, h तो कांस्टेंट होता ही है, 2 को वेरिएबल, तो ये तुमको लेमडा प्रोपोर्शनल 2 आ गया 1/√m इफ k इज सेम। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका लेमडा कम होगा। तो अल्फा पार्टिकल हैज मास मोर देन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड इसलिए लेमडा इज मिनिमम फॉर अल्फा पार्टिकल। लेमडा सबसे छोटा होगा, लेमडा अल्फा का सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा होगा प्रोटॉन का मास उससे ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन का मास सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है तो उसका मास लेमडा सबसे अधिक होगा। तो ये तुमको क्रम होगा इसका, तो ये तुम्हारा इसका वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा अगला जो क्वेश्चन है तुमको 11.6 दिया हुआ है, उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन से उसका दिया हुआ है कि वेवलेंथ का रेशियो दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन से 3 गुना ज्यादा तेज से चल रही रहा है वो, उसका स्पीड 3 गुना ज्यादा है, कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड 3 गुना ज्यादा है, पार्टिकल का स्पीड 3 टाइम्स मोर देन 3 टाइम्स है, और उसका वेवलेंथ का पहले किसका ज्यादा है? मतलब वेवलेंथ पहले इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है, किसका रेशियो दिया हुआ है? 2 का। तो लिख लेते हैं तुरंत, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 11.6, एग्जाम्पल 11.6 है ये। इसमें दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जो कि तुमको इलेक्ट्रॉन से 3 गुना ज्यादा स्पीड से चल रहा है, 3 गुना ज्यादा स्पीड से चल रहा है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो तुमको जो वेवलेंथ का जो रेशियो है लेमडा इलेक्ट्रॉन वो कितना है? 1.813 -4/1, हाँ मतलब इतना है तुमको ये रेशियो है। तो उस पार्टिकल का मास क्या होगा? उस पार्टिकल का मास कितना होगा? तो हम लोग को इलेक्ट्रॉन का मास पता है, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? h/mv होता है, और एक लेमडा ई इलेक्ट्रॉन के लिए लीजिए, h/me ve ऐसा हो गया। तो लेमडा बाय लेमडा ई कर दीजिए, दैट्स इक्वल्स टू h/mv इंटू me इंटू ve/h हो गया। चलिए तो लेमडा बाय लेमडा ई का वैल्यू है 1.813 इंटू 10⁻⁻⁴, दैट्स इक्वल्स टू क्या हो गया? एच तो तुम्हारा कैंसिल हो चुका है, me ऊपर है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रहने दो
ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 गुना वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका रखेंगे तो ये तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और इनटू तुम्हारा दिया हुआ है यहाँ पर m तुम्हारा दिया हुआ है जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो m आ जाएगा इधर ऊपर की तरफ, m इक्वल्स टू आ गया 9.11 इंटू 10⁻34 बाय 3 इंटू 1.813 इंटू 10⁻4, तो -27 हो गया ये। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो ये मास किसका हो सकता है, इट इज द मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मास ऑफ ये है तुमको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो सकता है ये पार्टिकल, जिससे कि ये कंपेयर किया जा रहा है। तो ये तुम्हारा मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ये मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ये आता है। तो ये तुम्हारा हो गया एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया। अगला एग्जाम्पल होगा तुमको 11.7, जिसमें कि एक पार्टिकल को, एक इलेक्ट्रॉन को दिया गया है तुमको 100 वोल्ट का पोटेंशियल से उसको आइसोलेट किया गया है, 100 वोल्ट ना। तो उसका जो है तुमको वेवलेंथ कितना होगा ये सवाल है। एक इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट पोटेंशियल से आइसोलेट किया गया, आइसोलेटिंग पोटेंशियल दिया गया, तो उसे कितना वेवलेंथ प्राप्त होगा। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 11.7 और दिया हुआ है इसका वोल्ट दिया हुआ है तुमको 100 वोल्ट से आइसोलेट किया गया इलेक्ट्रॉन को, 100 वोल्ट आइसोलेटिंग पोटेंशियल, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल है इसका 100 वोल्ट। तो 100 वोल्ट का एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल दिया गया तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ जाएगी उसको। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। तो वी इज इक्वल टू हो गया तुमको √200 EV बाय एम, 200 EV बाय एम हो गया। तो 200 इंटू EV बाय एम हो गया, ये तुम्हारा वेलोसिटी हो गया। तो इसको बाद में ही कैलकुलेट कर लेंगे 200 EV बाय एम। तो लेमडा निकालना, तो बाद में ही एक के बार वैल्यू रख देंगे h बाय एम भी। तो v का वैल्यू हमारे पास आ चुका है वेलोसिटी का, h बाय एम इंटू √200 EV बाय एम है तुम्हारा, √200 EV बाय एम है। और ये m तुमको चला जाएगा अंदर चला जाएगा m स्क्वायर, तो ये हो जाएगा h बाय √200 एम स्क्वायर, यहाँ अंदर चला गया तो 200 EV इंटू एम हो गया, ये इंटू एम हो गया, मास से गुना हो गया। अब तुमको यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं सबका। तो h का वैल्यू होगा 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, जो कि SI यूनिट में है। और तुमको अंडर रूट हो गया 200 गुना इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इलेक्ट्रॉन का मास हो गया 9.11 इंटू 10⁻31 kg। तो ये तुम्हारा टोटल जो कैलकुलेट करके इसका लेमडा का वैल्यू आ जाएगा। तो ये तुमको दिया हुआ है कितना, आंसर कितना दिया हुआ है, लेमडा का वैल्यू होगा तुमको 0.123 नैनोमीटर। तो 100 वोल्ट था कि 10 वोल्ट था, 100 वोल्ट, तो 0.0123 ना, 0.0 भी होगा, 0.123 नैनोमीटर। हम्म, 0.123 नैनोमीटर, ठीक है, 0.123 नैनोमीटर आ जाएगा ये वैल्यू। तो ये तुम्हारा हो गया, ये जो एग्जांपल था। इसके बाद लास्ट टॉपिक एक तुम्हारा दिया हुआ है, दैट इज तुम्हारा हो गया डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जो कि तुमको एग्जांपल तुम्हारा खत्म हो गया। तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है तुम्हारा, जो कि बताता है कि इलेक्ट्रॉन का, जैसे कि डी ब्रोगली ने कहा कि हर मैटर को क्या होता है, वेव प्रॉपर्टी होता है। तो डेविसन एंड जर्मर ने पहली बार ये प्रूव किया अपने एक्सपेरिमेंट से
कि उसको भी तुमको हर इलेक्ट्रॉन के हर पार्टिकल को क्या होगा। डेविसन एंड जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये बताया कि तुमको इलेक्ट्रॉन को भी वेव नेचर होगा। तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो तुमको था, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जैसा कि डी ब्रॉगली का कहना था कि हर पार्टिकल को वेव नेचर होता है, तो डेविसन एंड जर्मर ने मतलब कि इलेक्ट्रॉन के, डेविसन एंड जर्मर फर्स्ट शो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को उन्होंने शो किया कि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर होता है। और इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को शो करने के लिए उन्होंने जो है तुमको जो एक्सपेरिमेंट किया, जिसको हमको कहते हैं, जो कि एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया वेव नेचर को शो करने के लिए, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को दर्शाने के लिए उन्होंने अपना क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो उस एक्सपेरिमेंट की अभी चर्चा हम लोग करते हैं। तो उसके अनुसार से ये है तुमको कि डेविसन ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को अपना एक इलेक्ट्रॉन जैसे तुमको यहाँ पर है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर स्पीड दिया गया, इलेक्ट्रॉन गन है ये, इलेक्ट्रॉन गन से निकला और यहाँ पर एसिलेटिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन से निकला और यहाँ पर एसिलेटिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गन से एसिलेटिंग पोटेंशियल भी लगाया गया, V वोल्ट एसिलेटिंग पोटेंशियल यहाँ लगा हुआ है, जिससे कि ये एसिलेट कर रहा है इस डायरेक्शन में V वोल्ट का। तो यहाँ पर जब एसिलेट करके आएगा, यहाँ से एसिलेट करके यहाँ पर एक मेटल का टारगेट है, जो कि निकेल वगैरह का हो सकता है, किसी मेटल का यहाँ पर टारगेट पर ये स्ट्राइक करेगा और यहाँ पर जाकर के मेटल शीट पर, ये मेटल प्लेट पर आया, मेटल प्लेट पर, और ये अलग अलग एंगल पर क्या होता है, यहाँ से ये डिफ्रैक्ट करता है, ये अलग अलग एंगल पर, इसका तुमको जो है जिसको थीटा हम लोग कह सकते हैं, इस एंगल को अलग अलग वोल्ट से मेजर करके यहाँ पर तुमको एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, सर्कुलर, मैंने सर्कुलर कॉइल पर एक गैल्वेनोमीटर तुमको घूमता है यहाँ पर, जिसको एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है, ये सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है। तो ये सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर क्या करता है, इसको तुमको इसमें घूमता है एक सर्कुलर स्केल पर, और जिसके कारण के क्या होगा, इस सर्कुलर स्केल पर जब ये घूमेगा, तो सर्कुलर स्केल पर जब घूम रहा है तो उसके बाद क्या कराएगा, सर्कुलर स्केल पर जब ये तुमको घूमता है तो उससे हमको करंट का वैल्यू पता चल जाता है, किस डायरेक्शन में सबसे अधिक करंट इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हुआ एक्सपेरिमेंट, फिर से देखें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकला, मेटल प्लेट पर जब ये स्ट्राइक किया और ये अलग अलग वोल्ट से इसको एसिलेट किया गया, और अलग अलग वोल्ट से जब स्ट्राइक इलेक्ट्रॉन किया गया और उससे देखा गया कि ये 5 इलेक्ट्रॉन किस में, जो अलग अलग डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में आने वाले इलेक्ट्रॉन को गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर के सर्कुलर स्केल पर घुमा करके सभी एंगल पर आने वाले इलेक्ट्रॉन के नंबर को क्या किया गया, उसे कैलकुलेट किया गया, और नंबर को जब कैलकुलेट किया गया तो उससे पाया गया कि तुमको किस एंगल पर सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन आता है, उसको फाइंड आउट किया गया। तो उसमें तुमको देखा गया कि इलेक्ट्रॉन जो तुमको सबसे अधिक आता है, तो जहां तक कि यहां पर उससे लेमडा निकाला गया, इलेक्ट्रॉन जो है तुमको, जैसे कि एक लेमडा हम लोग जो अभी निकाल सकते हैं, एक जो इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन इज एसिलेटेड बाय V वोल्ट, तो लेमडा क्या होगा, तो EV इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ mv², तो V बराबर √2eV/m, 2eV/m इलेक्ट्रॉन मतलब वोल्ट हो गया, यहाँ पर 2eV/m हो गया, और V तो लेमडा बराबर क्या हो गया, h/mv, तो h/m² ये चला जाएगा इंटू 2eV/m, तो h/√2mEV, और इसमें सबका वैल्यू रख देंगे तुमको, h का वैल्यू 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड बटे √2e
1.6 इंटू 10⁻19 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 9.11 इंटू 10⁻31 इंटू वी। तो वी वोल्ट का तुम्हारा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1.212 और बाय रूट भी इंटू नैनोमीटर में 1.221। तो ये तुम्हारा इतना नैनोमीटर आएगा। तो इसमें अगर v का वैल्यू अलग अलग हम लोग पुट करते जाएंगे तो लेमडा का वैल्यू अगर निकालेंगे तो इससे जो लेमडा निकालेंगे और ये तुमको 2D साइन जिस एंगल पर ये तुमको डिफ्रैक्शन जिस वोल्ट का वैल्यू रखेंगे, जैसे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर v बराबर हम लोग लेते हैं 54 वोल्ट लिया गया तो फाई जो थीटा एंगल आएगा डिफ्रैक्शन एंगल वो 50 डिग्री आएगा। तो ये तुमको यहाँ से जो क्या इसमें v का वैल्यू 54 डिग्री लिखेंगे, 54 वोल्ट रखेंगे। और एक होता है तुमको इक्वेशन था 2d sin थीटा इक्वल टू n लेमडा, 2d sin थीटा इक्वल टू n लेमडा। तो थीटा का वैल्यू तो लेमडा यहाँ से निकालेंगे, 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लेमडा। तो इससे जो लेमडा निकालेंगे और इससे जो लेमडा निकालेंगे ये तुमको डिफ्रैक्शन के लिए हुआ, तुम्हारा डिफ्रैक्शन के लिए हुआ। तो तुमको इससे जो लेमडा निकलेगा और इससे जो लेमडा निकलेगा दोनों एक ही, दोनों का वैल्यू बिल्कुल मैच करता है। यहाँ पे 54 वोल्ट रखेंगे, यहाँ पर अगर 50 डिग्री रखेंगे वैल्यू को तो दोनों से निकाला गया लेमडा बिल्कुल एक दूसरे से मैच करता है। और इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है तुमको इसमें डिफ्रैक्शन का जो वैल्यू है डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व, डिफ्रैक्शन को ये फॉलो कर रहा है। तो दूसरे शब्द में इलेक्ट्रॉन तुमको डिफ्रैक्शन करता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वेव की तरह बिहेव कर रहा है। फिर से इस बात को देखो, मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन को एसिलेट किया गया, एसिलेट जब करोगे तो उससे तुमको एनर्जी आ गया, उसको EV के बराबर एनर्जी आ गया जितना वोल्ट से किया, दैट्स इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो उससे हम लोग जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाले तो उसमें जो जितना वोल्ट से हम लोग करेंगे उससे वेवलेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। और एक जो है किस एंगल पर ये सबसे अधिक आता है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के बाद, उस एंगल को हमने प्राप्त किया जिसको डिफ्रैक्शन एंगल कहेंगे। तो डिफ्रैक्शन एंगल के बाद यहां से जबकि हम लोग क्रॉम्पटन एक्सपेरिमेंट के आधार पर जब हम लोग 2d sin थीटा इक्वल टू m लेमडा से एक लेमडा निकालेंगे और तो उसमें हम लोग देखेंगे दोनों का जो लेमडा है बिल्कुल मैच कर जाएगा एक दूसरे के वैल्यू से, और ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा मैचिंग करेंगे। इससे इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की पुष्टि होती है, ये होता है वेरीफाई कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर को शो कर रहा है। इसके बाद के वर्षों में बड़े पार्टिकल जैसे आयोडीन इन सबों के भी वेव नेचर को देखा गया और इस प्रकार ये जो तुमको आइंस्टीन का जो ये तुमको डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस था कि हर मैटर क्या करेगा वेव की तरह बिहेव करेगा, जो कि सही पाया गया। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इस चैप्टर का जो ड्यूअल बिहेवियर था इसके सारे जो लेक्चर्स थे और एनसीईआरटी के जितने एग्जांपल्स थे वो हम लोगों ने डील कर लिया। और तुम जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो जो तुमको एनसीईआरटी के हो या एसए बुक के हो, इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। कभी भी किसी टॉपिक में दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन बनाने में तुम्हें दिक्कत आ रही हो तो राइशोल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके किसी भी टॉपिक पर हमसे मदद ले सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी भी टॉपिक पर लेने के लिए या लाइव क्लासेस उसमें जो है उस पर ज्वाइन कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं और जो भी क्वेश्चन तुमको पूछना हो एसए में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, काफ़ी बेहतर सारे न्यूमेरिकल्स हैं उसमें, उसको भी तुम ट्राई करोगे। जहाँ भी दिक्कत होगा कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए हो, केमिस्ट्री या मैथ कभी भी तुम चाहो तो हमसे संपर्क कर सकते हो। जेईई मेंस, एडवांस या नीट इन सब जो भी प्रिपरेशन करते हो या बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हें कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं जो कि लग रहे हैं जो समझ में नहीं आए, जो अभी तक समझ में नहीं आएगा, तुम कभी भी हमसे संपर्क करो। कोई भी टॉपिक के लिए भी तुम पर्सनल टाइम हमसे अलॉट करा सकते हो और इस प्रकार से तुम अपनी पढ़ाई को आगे कर सकते हो। तो इसी तरह इस लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ।